हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एमपी एक्साइज एक्ट जो कि 1915 का एक्ट है। उसमें हमें पढ़ना था चैप्टर नंबर 8A से, जो कि बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल एरियाज। तो ये 8A दिया हुआ है, मतलब ये कभी बाद में ऐड हुआ होगा। ये प्रिजम्पशन हमें जैसे ही हम पढ़ते हैं तो आ जाती है। तो ये कब ऐड हुआ था? तो ये एक्ट नंबर 2 ऑफ 1998 से एक्ट हुआ था, और विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब कब से लागू हुआ था? तो 7 जनवरी 1998 से एप्लीकेबल हुआ था ये। तो ये वाला चैप्टर जो है वो सिर्फ इसलिए डील करता है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज में शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं उनको ये कुछ परमिशन वगैरह दे दी जाती है, क्योंकि वो तो उनके ट्रेडिशन के हिसाब से वो कंजम्पशन करते हैं अल्कोहल वगैरह का। तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं, तो उसके बारे में बात करता है। तो ये सेक्शन 61B से स्टार्ट होता है, जो कि बात करता है डेफिनेशन। जब तक इस चैप्टर में अगर अनलेस कंस्ट्रक्ट में नहीं बताया गया, तो अदरवाइज जो है इसकी डेफिनेशन क्या होंगी? शेड्यूल एरियाज की सबसे पहले बताए हुए हैं। शेड्यूल एरियाज को जो है क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन सॉरी आर्टिकल 244 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया हुआ है वो शेड्यूल एरियाज कहलाते हैं। फिर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, तो उनका मीनिंग यहाँ पे सेम वही होता है जो कि मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1999 सॉरी 1993 में, जो कि एक्ट नंबर 1 ऑफ 1994 का है, उसमें बताया हुआ है। शेड्यूल ट्राइब्स क्या होता है? तो शेड्यूल ट्राइब्स हम शेड्यूल का सी में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स अब इसमें फिर से देख लेते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब होता है कि वो ट्राइबल कम्युनिटी जो किसी पार्ट या किसी ग्रुप है, और जो कि ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि स्पेसिफाई की गई है एज अ शेड्यूल ट्राइब विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब बताई गई है आर्टिकल 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो उनको यहाँ पे बताते हैं। फिर स्कोप एंड एक्सटेंट, तो उसमें बताया हुआ है कि अगर कुछ भी प्रोविजन है इस चैप्टर के, वो यही है, मतलब यही इस चैप्टर के प्रोविजन ही अप्लाई होंगे अगर कहीं पे भी एनीथिंग इस एक्ट में रिपेग्नेंट है, मतलब कुछ अलग है जिसके कॉन्ट्रेरी है, मतलब अलग से दिया हुआ है, तो ये वाले चैप्टर के जो प्रोविजन है प्रेवेल करेंगे, और जो प्रोविजन है इस चैप्टर के वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 61D बात करता है एग्जम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो कुछ जो इस एक्ट के प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे नहीं लगते, और शेड्यूल ट्राइब्स जो शेड्यूल एरियाज में रहते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो प्रोविजंस है इस एक्ट के, वो मैन्युफैक्चर ऑफ कंट्री स्पिरिट बाय डिस्टिलेशन एंड इट्स पोजीशन, मतलब या तो क्या कहते हैं, किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चर कोई कर रहा है कंट्री स्पिरिट का बाय डिस्टिलेशन से, या पोजीशन या कंजप्शन के लिए रखा हुआ है, और वो पर्सन क्या है, वो मेंबर है शेड्यूल ट्राइब्स का और शेड्यूल एरियाज में रहता है, तो उसके ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी। दूसरा है कि अगर वो मेंबर है शेड्यूल ट्राइब्स का और शेड्यूल एरियाज में रहता है, वो मैन्युफैक्चर कर सकता है कंट्री स्पिरिट बाय डिस्टिलेशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो कुछ कंडीशन है जो उसको मानना पड़ेंगी। सबसे पहली कंडीशन है कि द मैन्युफैक्चर ऑफ कंट्री स्पिरिट शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन, तो उसके खुद के डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब घरेलू उपयोग के लिए उसको बनाना होगी, मतलब ऐसा नहीं कि वो उसका कुछ ट्रेड वगैरह कर पाएगा या बेच वगैरह पाएगा। और जो कंजम्पशन होगी वो ऐसा सोशल, मतलब जो सोशल उनका जो कल्चर्स वगैरह रहते हैं उसके हिसाब से वो यूज कर सकते हैं। जैसे हम जीके में पढ़ते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके मतलब उनका क्या कहते हैं, उनके जो ये अ, प्रथाएं वगैरह हैं, रीति रिवाज है, उनके हिसाब से वो अपने ट्रेडिशन पे पीते हैं, तो वो उसके हिसाब से पी सकते हैं, रिलीजियस फंक्शन में पी सकते हैं, लेकिन ओनली बाय द मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, और केवल वही लोग कर सकते हैं जो मेंबर्स हैं शेड्यूल ट्राइब के, शेड्यूल एरियाज में रहते हैं। और जो कंट्री स्पिरिट है जो मैन्युफैक्चर की गई है, उसको बेचा नहीं जा सकता। और फिर यहाँ पे तीसरे वाले में मैक्सिमम लिमिट भी बताई कि जो भी कोई पोजेशन करता है, मतलब जिसके पास पोजेशन है कंट्री स्पिरिट का मैन्युफैक्चर करता है, तो वो 4.5 लीटर से ज्यादा नहीं कर सकता एज ए इंडिविजुअल। मतलब अगर वो इंडिविजुअल है तो 4.5 लीटर से ज्यादा अपने पास पोजेशन नहीं रख सकता। और 50 लीटर कब रख सकता है? अगर हाउस होल्ड है, मतलब फैमिली के साथ रहता है, तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में नहीं, मतलब वो 50 लीटर रख सकता है एज अ हाउस होल्ड इन स्पेशल, मतलब एज एज पर हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में वो 50 लीटर रख सकता है। और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अगर कुछ होंगे तो उसमें 45 लीटर दिया हुआ है पर हाउस होल्ड ऑन ओकेजन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन, कि केवल सोशल और रिलीजियस फंक्शन में वो कर कर सकता है। मतलब 45 लीटर्स वाला जो है वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, और या तो फिर ओकेजन ऑफ स्पेशल और रिलीजियस फंक्शन जो है, मतलब सॉरी स्पेशली सोशल है यहाँ पे, सोशल और रिलीजियस फंक्शन के लिए कर सकता है। और जो ग्राम सभा है वो रिड्यूस कर सकती है लिमिट पोजेशन की, जो कि कंट्री स्पिरिट की दी हुई है यहाँ पे, उसको ग्राम सभा चाहे तो वो रिड्यूस कर सकती है। अब एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है हाउस होल्ड के बारे में कि हाउस होल्ड क्या है। तो हाउस होल्ड का मीनिंग है यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि रिसाइड करते हैं या मैसिंग जॉइंटली, मतलब एक साथ रहते हैं एज अ मेंबर ऑफ वन डोमेस्टिक यूनिट, तो उनको यहाँ पे
डोमेस्टिक हाउस होल्ड माना हुआ है। सेक्शन 61 बात करता है पावर ऑफ ग्राम सभा टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर सेल एक्सेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट। तो जो भी ग्राम सभा है वो पावर है उसके पास कि वो रेगुलेट कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, सेल, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट और उसका विद इन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में। अब जो ऑर्डर होगा प्रोहिबिशन पास किया गया है ग्राम सभा के द्वारा वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो मैन्युफैक्चरर पहले से एंगेज है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किसी इंटॉक्सिकेंट, और जो कि एस्टेब्लिश किया गया था प्रायर इस एक्ट के कमेंसमेंट से, इस चैप्टर के शुरू होने के पहले, तो उसकी ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन जो भी कोई नया मैन्युफैक्चरी है या मैन्युफैक्चरर है किसी भी इंटॉक्सिकेंट का जिसको एस्टेब्लिश करना है, या फिर कोई भी नया आउटलेट सेल जो करता है इंटॉक्सिकेंट का, जो कि एरिया कंप्राइज करता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में ग्राम सभा के, वो कभी भी ओपन नहीं कर पाएगा। ना ही स्टेट गवर्नमेंट ओपन कर सकती है, शैल बी ओपन बाय स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है विदाउट कंसेंट, जब तक परमिशन नहीं ले लेता या कंसेंट नहीं ले लेता ग्राम सभा की। फिर जो ग्राम सभा है वो प्रोहिबिट कर सकती है मैन्युफैक्चर करने से, पोजेशन करने से, सेल करने से, कंजम्पशन करने से इंटॉक्सिकेंट को उन एरिया में। तो फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी नया तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होगी किसी भी इंटॉक्सिकेंट की। नो न्यू मैन्युफैक्चरी ऑफ इंटॉक्सिकेंट शैल बी एस्टेब्लिश, कि किसी भी तरीके की नई जो मैन्युफैक्चरी ऑफ इंटॉक्सिकेंट है वो यहाँ पे नहीं होगी एस्टेब्लिश, जो कि जुडिक्शन में आती है ग्राम सभा की। फिर बी बताता है नो न्यू आउटलेट फॉर सेल ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट शैल बी ओपन। तो कोई भी सबसे पहले क्या है कि नया जो आउटलेट है सेल करने के लिए किसी भी इंटॉक्सिकेंट का वो ओपन नहीं होगा, और जो एग्जिस्टिंग आउटलेट है अगर वो पहले से है shall be close effect from the first day of next financial year immediately following the issue of the order of prohibition। और जो किसी भी एक्सिस्टिंग आउटलेट है अगर उनको बंद कर दिया है अगर एक बार ग्राम सभा ने, तो उनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे से ही बंद करना पड़ेगा जिस दिन से ऑर्डर हुआ है प्रोहिबिशन का। उसके बाद सी बात करता है नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, कोई पर्सन ना ही मैन्युफैक्चर कर पाएगा, ना ही प्रोसेस कर पाएगा, ना ही ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, ना ही सेल कर पाएगा, ना ही कंज्यूम कर पाएगा इंटॉक्सिकेंट को ग्राम सभा एरिया में, जैसा कि अगर ग्राम सभा ने प्रोहिबिशन वगैरह लगा दिया। तो 61F है एनफोर्समेंट ऑफ डिसीजन ऑफ ग्राम सभा। तो जो डिसीजन है ग्राम सभा का अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल गिव एन इफेक्ट टू बाय ग्राम सभा ऑफ इट्स एरिया। तो जो भी डिसीजन है ऑर्डर दिया है ग्राम सभा का उसके प्रोविजन इस चैप्टर का वो कौन इफेक्ट में देगा, तो पंचायत अफेक्ट करेगी, मतलब जो ग्राम सभा का ऑर्डर है उसको ग्राम पंचायत अफेक्ट में लाएगी उस एरिया में। और जहां असिस्टेंस उनको लगती है किसी एजेंसी की कि स्टेट गवर्नमेंट की किसी एजेंसी की उनको असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो जो ग्राम पंचायत है वो प्रोसीड करेगी, अप्रोच करेगी किसको, एसडीएम को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को उस एरिया के, या जो ऑफिसर ऑथराइज किया गया उनके द्वारा, और उनसे वो कहेगी कि आप नेसेसरी एक्शन लीजिए, असिस्टेंस दीजिए जो कि रिक्वायर्ड है। अब लास्ट चैप्टर हम इसको भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 9 मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में यहाँ पे जो रूल मेकिंग पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और रूल मेकिंग पावर में बहुत सारी चीजें दी हुई, बहुत ही वाइड दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ इसको रीड करता हूँ आपके सामने, जो मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज फिर हम इसको आज पूरा फिनिश कर देते हैं। और ये जो है पावर्स इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, ये सब आपको याद करना पड़ेगी अगर आप याद कर सकते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। फिर मैं पढ़ देता हूँ। तो इन पर्टिकुलर विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट ने मेक रूल। तो किसी भी तरीके के बिना प्रीजुडिस किए किसी भी तरीके का जनरल फोरगोइंग जो प्रोविजन चल रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। और कौन-कौन सी रूल बना सकती है, ए में दिया हुआ है कि प्रिस्क्राइब कर सकती है पावर और ड्यूटीज एक्साइज ऑफिसर्स की, फिर रेगुलेट कर सकती है कि क्या-क्या डेलीगेशन है पावर्स और ड्यूटीज जो कि चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी या एक्साइज कमिश्नर या कलेक्टर कर सकते हैं। फिर डिक्लेयर कर सकती है कि व्हाट क्लास और क्लासेस ऑफ अथॉरिटीज अपील ऑर्डर वगैरह और वेदर ओरिजिनल और अपीलेट पास की गई हैं इसमें, और जो अथॉरिटी हैं जिन ऑर्डर्स जो कि रिवाइज की जा सकती हैं, या प्रिस्क्राइबिंग टाइम मैनर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं प्रेजेंटिंग करने के लिए, या प्रोसीजर जो डीलिंग होगा अपील और रिवीजन से रिलेटेड वो बता सकती हैं। डी बात करता है कि रेगुलेट कर सकती हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चर कलेक्शन पोजेशन सप्लाई स्टोरेज वगैरह का इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि वो टैपिंग ऑफ तारी प्रोड्यूसिंग ट्रीज वगैरह हैं जिससे ड्रॉइंग टैन वगैरह फ्रॉम सच ट्रीज वगैरह से रिलेटेड हैं।
और मेंटेनेंस ऑफ सच मार्क्स हैं। फिर सेकंड है उसमें डिक्लेयर कर सकता है कि वो कोई भी प्रोसेस जो है वो स्पिरिट है डीनेट्योर्ड की, वो डीनेचुराइजेशन ऑफ स्पिरिट एसेटेन है। फिर कॉज स्पिरिट टू बी डीनेट्योर्ड, और वो कॉज कर रहा है स्पिरिट टू बी डीनेट्योर्ड थ्रू द एजेंसी ऑफ सुपरविजन ऑन ऑफिसर्स को। फिर D1 बात करता है कि रेगुलेटिंग कर सकता है किसी भी तरीके का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट कलेक्शन पोजेशन सप्लाई स्टोरेज सेल ऑफ महुआ फ्लावर, या जो उनका प्रिस्क्राइबिंग लाइसेंसेस हैं और परमिट हैं देयरफॉर थ्रू आउट द स्टेट, किस तरीके के किसी स्पेसिफाइड एरिया स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। रेगुलेट कर सकता है कि पीरियड ऑफ लोकेलिटीज इन विच पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन की उनको लाइसेंस कैसे मिलेंगे होलसेल रिटेल सेल के लिए, जो उनको किसी तरीके का बैन करना है इंटॉक्सिकेंट, जो कि जिसके लिए यहाँ पे दिया जाता है रेगुलेट करना है नंबर ऑफ लाइसेंसेस लोकल एरिया में। फिर प्रिस्क्राइब किया जाएगा प्रोसीजर की किस मैनर में असरटेन करेंगे कि लाइसेंस जो है वो दिया जाए। फिर रेगुलेटिंग करेंगे कि अमाउंट टाइम प्लेस मैनर की किस तरीके से पेमेंट की जाएगी, फी और टैक्स पेनल्टी वगैरह की। प्रिस्क्राइब करेंगे कि अथॉरिटी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो कि है लाइसेंस की परमिट की पास की वो ग्रांट की जाएंगी। जैसे कि फिक्स कर सकते हैं कि पीरियड विच एनी लाइसेंस पास शैल कंटिन्यू टू फोर्स, की वो जो लाइसेंस है परमिट है पास है वो इन्फोर्स रहेगा। प्रिस्क्राइब कर सकते हैं स्केल ऑफ फीस, स्केल ऑफ फीस को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरीके से फीस वगैरह जो पेबल है लाइसेंस वगैरह की वो यहाँ पे पे की जाएगी। फिर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी की होल्डर को कितनी डिपॉजिट करना पड़ेगी किसी भी लाइसेंस परमिट पास परफॉर्मेंस के लिए कंडीशन के लिए। फिर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो अमाउंट जो कि मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन एंड रिटर्न टू द सबमिटेड बाय द लाइसेंस होल्डर, कि प्रिस्क्राइब करेंगे कि कौन से अकाउंट यहाँ पे मेंटेन और रिटर्न सबमिट किए जाएंगे लाइसेंस होल्डर्स के द्वारा। प्रोहिबिट और रेगुलेट कर सकते हैं पार्टनरशिप और ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस, की लाइसेंस का पार्टनरशिप और ट्रांसफर वगैरह कैसे होगा। फिर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेजर्स की किस तरीके से सर्टेन किया जाएगा लोकल पब्लिक ओपिनियन, प्रिस्क्राइबिंग द पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो कि कंस्टिट्यूट की गई है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 में एमपी जिला योजना समिति अधिनियम से, इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवाइजिंग ओपनिंग क्लोजिंग शिफ्टिंग रिटेल इंटॉक्सिकेटिंग से। जे है प्रोवाइडिंग फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर डिस्पोजल ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट डीम टू अनफिट फॉर यूज, तो किस तरीके से उसका डिस्ट्रक्शन और डिस्पोजल किया जाएगा जो कि इंटॉक्सिकेंट है जो अनफिट फॉर यूज है। और रेगुलेटिंग करना डिस्पोजल ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल। तो रेगुलेटिंग ग्रांट ऑफ एक्सपेंसेस की किस तरीके से एक्सपेंसेस दिए जाएंगे विटनेसेस को, कंपनसेशन दिया जाएगा जो कि पर्सन चार्ज विद ऑफेंसेस। सबसे पहले किस तरीके से एक्सपेंसेस वगैरह दिएंगे विटनेस को, और कंपनसेशन किस तरीके से लिया जाएगा जो पर्सन है जिनके ने ऑफेंस किया है इस एक्ट में और सब्सिक्वेंटली रिलीज और डिस्चार्ज हुए हैं एक्विट हुए हैं वो। उसके बाद पावर जो कि एक्साइज कमिश्नर या समन विटनेस पर रेगुलेट कर सकते पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर्स की कि वो किस तरीके से समन्स वगैरह देंगे विटनेस डिस्टेंस से। तो रेगुलेट कर सकते हैं पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स टू ऑफिसर्स इन्फॉर्मर्स की, इन्फॉर्मर्स और ऑफिसर्स को क्या क्या रिवॉर्ड दिए जाएंगे आउट ऑफ प्रोसीड फाइन्स कन्फिस्केशन अंडर दिस एक्ट। तो जो भी फाइन्स वगैरह उन लोगों ने कलेक्ट किए हैं या कन्फिस्केशन किया उसके थ्रू वो रिवॉर्ड वगैरह कैसे देंगे ऑफिसर्स को इन्फॉर्मर्स को अदर पर्सन को। और जो पर्सन्स हैं कन्फर किए गए हैं सेक्शन, जो मतलब जो पर्सन है जो कन्फर किए गए सेक्शन में रूल मेकिंग सब्जेक्ट टू द कंडीशन अंडर इसमें 2 A B C D F I L M में जो कि प्रीवियस पब्लिकेशन से। तो प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ सच रूल्स में बी मेड विदाउट प्रीवियस पब्लिकेशन इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर इट शुड बी ब्रॉट इनटू फोर्स एट वंस। तो जो भी यहाँ पे इसने ये रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं तो विदाउट प्रीवियस पब्लिकेशन के भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इफेक्ट में दे सकती है, अगर उनको लगता है कि ये कंसीडर जरूरी है कि इनको इन्फोर्स में लाना है एक बार में, तो बिना पब्लिकेशन के भी कर सकती है मतलब। अदरवाइज सेक्शन 63 बताता है कि पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड नोटिफिकेशन, तो जो भी रूल्स है यहाँ पे बनाए गए हैं कोई भी नोटिफिकेशन इशू की गई है इस एक्ट में तो शैल बी पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट, तो ऑफिशियल गैजेट में उनको पब्लिश करना पड़ेगा और इफेक्ट में तभी आएगा उस डेट से फ्रॉम द डेट ऑफ सच पब्लिकेशन, जब वो पब्लिकेशन में आया फ्रॉम सच अदर डेट, और जो अदर डेट इस पे इस बिहाफ में उन्होंने स्पेसिफाई की गई हो।
सेक्शन 64 बात करता है रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। गवर्नमेंट ऑफ मतलब गवर्नमेंट ड्यूज की कैसे रिकवरी की जाएगी, तो जो भी मनी है, जैसे कि ऑल एक्साइज रेवेन्यू, कोई भी एक्साइज रेवेन्यू है, या कोई भी लॉस हुआ है, एनी मतलब किसी भी तरीके का लॉस हुआ है किसी के कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफॉल्ट करने के कारण, मतलब किसी के डेफॉल्ट करने के कारण जिस, या फिर किसी का ग्रांट जो कुछ भी है वो उसको टेकन किया और मैनेजमेंट करा है कलेक्टर ने, और रीसोल्व किया गया है किसी और पर्सन को, मतलब किसी पर्सन ने कुछ ऐसा कुछ किया था जिसके कारण या तो लॉस हुआ है उसके डिफॉल्ट करने के चक्कर में, या फिर उसने सरेंडर वगैरह किया था, कलेक्टर को जबरदस्ती इसका मैनेजमेंट लेना पड़ा था और फिर किसी को रीसोल्व करना पड़ा था। तो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 74, सेक्शन 74 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कुछ भी लिखा हो उसमें उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी अमाउंट है ड्यू है जो कि गवर्नमेंट को किसी भी पर्सन से, तो द अकाउंट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट relating to excise revenue in accordance to provisions of this act made thereunder, and all amount to be paid on, तो जो भी अमाउंट है वो पेड कर दिया जाएगा ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ अ बॉन्ड और इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ पर्सन बाइंड्स हिमसेल्फ। जैसे उसने अगर किसी भी तरीके का सारे अमाउंट पहले एक्साइज रेवेन्यू ले लेगा, मतलब इस एक्ट के अनुसार, और अगर कोई भी अमाउंट है जो कि पेड करना था, किसी ने अगर ब्रीच ऑफ बॉन्ड किया किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो कि वो बाइंड कर रहा था हिमसेल्फ, कि परफॉर्म करेगा ड्यूटी इस एक्ट में, तो वो अंडरटेक कर लेगा दैट ही इज सर्वेंट एंड एजेंट विल एब्सटेन फ्रॉम एनी सच एक्ट। तो ये जो मतलब क्या कहते हैं कि जो मतलब कैसा है कि उसका बॉन्ड वगैरह प्योर फीचर कर लिया जाएगा अगर उसने जो कंडीशन अपने ऊपर बाइंड किया था कि वो, या उसके जो अंडर में सर्वेंट एजेंट वगैरह काम कर रहे हैं वो ऐसा फुलफिल करेंगे और उन्होंने नहीं किया। और वो रिकवर कैसे किया जाएगा, तो रिकवर फ्रॉम द पर्सन प्राइमरी लाइबल टू पे द सेम। सबसे पहले जो कि प्राइमरी लाइबल है उसको पे करने के लिए उससे लिया जाएगा, और फ्रॉम श्योरिटी या फिर उसकी श्योरिटी से लिया जाएगा बाय डिस्ट्रेस, तो डिस्ट्रेस या सेल करके, मतलब या तो उसको बेच के, या डिस्ट्रेस मतलब उसका कुछ भी तरीके से वसूली वगैरह करना, ऑफिस मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड एनी अदर प्रोसीड, और जो भी अदर प्रोसीड है, रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब और या फिर किसी अदर प्रोसेस से जबकि रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह होगी, ड्यू फ्रॉम लैंड होल्डर्स, जैसे कि लैंड होल्डर से ड्यू हो जाती है लैंड रेवेन्यू वगैरह, और फ्रॉम फार्मर्स ऑफ लैंड, और जैसे कि फार्मर ऑफ लैंड और देयर श्योरिटी से होती है। सबसेक्शन 2 है व्हेन अ ग्रांट हैज बीन टेकन अंडर द मैनेजमेंट बाय द कलेक्टर। अब किसी का ग्रांट अगर मैनेजमेंट में ले लिया है कलेक्टर ने खुद, और हैज बीन रीसोल्ड बाय हिम, और कलेक्टर ने उसको रीसोल्ड कर दिया, तो कलेक्टर जो है वो रिकवर कर सकता है एनी मैनर जो कि ऑथराइज किया गया है सबसेक्शन 1 में, एनी मनी जो कि ड्यू है डिफॉल्टर से बाय एनी लीसी या साइनी के द्वारा। तो सेक्शन 65 गवर्नमेंट लीन ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्टर। तो लीन मतलब होता है कि रिटेन पोजेशन, पोजेशन रिटेन करने का राइट। तो इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन जिसको लाइसेंस या होल्डर है यहाँ पे, होल्डिंग अ लाइसेंस या लीज वगैरह जो भी है अंडर दिस एक्ट, एंड ऑल जो भी डिस्टिलरी है, ब्रूवरी है, वेयर हाउस है और शॉप है, बिल्डिंग है, फिटिंग है, एपरेटस है, ऑल स्टॉक इंटॉक्सिकेंट कोई मटेरियल मैन्युफैक्चर है और सेव हेल्ड अपॉन, और या तो इन चीजों में रखा हुआ है, तो वो लाइबल टू बी अटैच्ड एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम ऑफ एक्साइज रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस। किसी भी अगर किसी भी तरीके का लॉस हुआ है गवर्नमेंट को उसके डिफॉल्ट से, और उसको सोल्ड कर दिया गया है सेटिस्फाई सच क्लेम, अगर उसको सोल्ड भी कर दिया है सेटिस्फाई करने के लिए क्लेम को, तो फर्स्ट चार्ज जो होगा वो किसका होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का होगा, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे लीन रखेगी, मतलब अपने पास पोजीशन रखेगी। तो सेक्शन 66 है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जाम पर्सन और इंटॉक्सिकेंट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन इशू करके, या तो पूरी तरीके से मतलब होली या पार्शियली सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज दे थिंक फिट टू प्रिस्क्राइब, कि जैसा कि वो अपने कंडीशन ठीक समझ के प्रिस्क्राइब करेंगे, एग्जाम कर सकते हैं किसी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को, या किसी भी इंटॉक्सिकेंट को, या तो होली या तो पार्शियली, ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या तो पूरे प्रोविजन या किसी प्रोविजन से इस एक्ट के, या ऑल और एनी रूल्स, या फिर वही सारे रूल्स या किसी रूल्स के,
जो कि इस एक्ट में बनाए गए हैं, या तो थ्रू आउट द थ्रू आउट द स्टेट या फिर किसी स्पेसिफाइड एरिया में जो कि कंप्राइज किया गया है देयर इन, एंड ऑल स्पेसिफाइड प्रोविजंस और ओकेजन्स, और जो भी स्पेसिफाइड प्रोविजंस हैं ओकेजन्स हैं यहाँ पे। सेक्शन 67 है प्रोटेक्शन टू मेंबर्स एक्टिंग अंडर दिस एक्ट। तो कोई भी तरीके का सूट प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी यहाँ पे किसी भी पर्सन को, एनीथिंग गुड फेथ इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट, कि कोई भी अगर गुड फेथ में काम कर रहा है इस एक्ट में तो उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग वगैरह नहीं लगेगी, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी। सेक्शन 68 है लिमिटेशन ऑफ सूट। तो कोई भी तरीके का सूट है तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होगा, किसी भी एक्साइज पुलिस लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ नहीं होगा जो कि उसने एनीथिंग डन और एलिज टू हैव डन, या तो उसने किया है या करने वाला है इन परस्यूएंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से। तो किसी भी तरीके का सूट प्रोसिक्यूशन वगैरह नहीं लगेगा किसी भी एक्साइज के ऊपर, मतलब किसी एक्साइज ऑफिसर के ऊपर, पुलिस के ऊपर, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर, जो कि वो कुछ भी कर रहा है या उसने किया है गुड फेथ में इस एक्ट के हिसाब से। अनलेस द सूट इज इंस्टीट्यूटेड विद इन 6 मंथ, और 6 मंथ का यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है कि जब तक 6 मंथ के अंदर वो सूट नहीं फाइल कर दिया जाता फ्रॉम द डेट ऑफ एक्ट कंप्लेंट ऑफ, कि जिस दिन उसने वो एक्ट किया उसके उस डेट से 6 महीने के अंदर यहाँ पे ये हो पाएगा, सूट वगैरह फाइल हो पाएगा। सेक्शन 69 बात करता है रिपील एंड एनेक्टमेंट, रिपील ऑफ एनेक्टमेंट। तो जो भी एनेक्टमेंट मेंशन है शेड्यूल में वो रिपील कर दी गई हैं एक्सटेंड तक, जो कि स्पेसिफाई की गई हैं इन द फोर्थ कॉलम देयर ऑफ। तो फोर्थ कॉलम में जो भी यहाँ पे चीजें दी हुई हैं वहां पे उन चीजों को रिपील कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं शेड्यूल फर्स्ट है ये। शेड्यूल फर्स्ट में दिया हुआ है यहाँ पे 1863 का जो एक्ट नंबर 16 है, जो कि एक्साइज स्पिरिट्स एक्ट है 1963 का। तो जैसा कि रिपील नहीं किया होगा उसके ऊपर, सो मच एज नॉट बीन रिपील, जितना कि वो रिपील नहीं किया गया। फिर 1894 का एक्ट है, एक्ट नंबर है वो एक्ट नंबर 8 जो इंडियन टैरिफ एक्ट है, उसका सेक्शन 6 तक वो रिपील हो गया है। फिर 1896 एक्ट नंबर 7 है एक्साइज एक्ट, जो कि 1896 का एक्ट है, एज सो मच नॉट बीन रिपील, जितना कि वो रिपील नहीं किया गया। फिर 1906 का एक्ट नंबर 7 एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 1906 का, तो वो पूरी तरीके से रिपील कर दिया गया है। उसके बाद फिर एक और शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल। उसमें 36D के लिए जो बॉन्ड वगैरह लेते हैं, तो बॉन्ड जो कि अगर किसी ने ऑफेंस का कमिट किया है सेक्शन 34 36 में, तो सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार एक्ट जो 1915 का था उसके हिसाब से तो बॉन्ड वगैरह में क्या क्या चीजें होंगी, तो बॉन्ड का एक फॉर्मेट है ये दिया हुआ है। तो आज हमारा एक्साइज एक्ट भी कंप्लीट हो गया है।